फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि चाइना का स्ट्रैटेजी क्यों चेंज हुआ है। क्या चाइना सॉफ्ट हो गया है इंडिया के प्रति? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में ना बहुत कुछ हुआ है और जहाँ पे लग रहा है कि चाइना बहुत सॉफ्ट हो रहा है इंडिया के प्रति, तो ऐसा क्यों? और क्या जो भी चाइना का जो स्ट्रैटेजी है या चाइना का जो भी अभी जो सॉफ्ट बिहेवियर देख रहे हैं, क्या भारत के लिए यह पर्याप्त है? क्योंकि जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ तक सवाल है मैप का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ना ही वो प्रॉपर डिलिनिएटेड है ऑन द पेपर और ना ही वो प्रैक्टिकली डिमार्केटेड है ऑन द लैंड, ऑन द फील्ड। तो ऐसी स्थिति में जो भी चाइना का हम लोग देख रहे हैं, चाइना का जो सॉफ्ट एटीट्यूड देख रहे हैं, तो क्या ये पर्याप्त है? और क्या ये इशारा है कि यस, इंडिया और चाइना का रिलेशन ठीक हो रहा है? तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस देख सकते हो, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे समझते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिसेंट डिसीजन टेकन विथ रिगार्ड टू इंडिया चाइना रिलेशन। तो अभी जो भी इंडिया और चाइना को लेके, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन तुमको दिखेगा कि थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि जो गालवन क्लैश हुआ 2020 में जिसमें कई हमारे सैनिक मारे गए, बट अभी रिसेंट टाइम में देखोगे तो दोनों का बहुत ही तुमको अच्छा दिखेगा। एग्जाम्पल देखो, हाँ, 3 months आफ्टर नेगोशिएटिंग टू एंड द मिलिट्री स्टैंड अप एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, हमने जस्ट अभी बात किया चाइना ऑफिशियल से, चाइनीज़ ऑफिशियल्स से, और जो मिलिट्री स्टैंड अप हो रहा था जिसके वजह से जानते हो गालवन क्लैश भी हुआ है 2020 में, कई हमारे सैनिक भी मारे गए। तो फाइनली मिलिट्री स्टैंड अप जो है वो ख़त्म हुआ और चाइना ने कहा कि ठीक है, हम डायरेक्ट फ्लाइट है चाइना और इंडिया का वो भी खुलेगा, वीज़ा भी मिलेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, और जो मानसरोवर यात्रा है इस समर से स्टार्ट हो जाएगा। कैलाश पर्वत का जो यात्रा है इस समर से स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल का मैकेनिज्म, ठीक है, और ये भी डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजिकल डाटा को लेके, क्योंकि मैंने पिछले एडिटोरियल्स में भी तुम लोगों को बताया था कि भारत जो वाटर का जो डेटा लेता है उसके लिए भी, उसके जानकारी के लिए भी पैसा देता है। इसमें कहा कि इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म्स होंगे। हाँ, हाइड्रोलॉजिकल डेटा के ऊपर जो भी बात होता है उसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा, फिर से स्टार्ट किया जाएगा, और जो भी कॉपरेशन है ट्रांस बॉर्डर रिवर्स को लेके वो सब कॉपरेशन किए जाएंगे। दोनों साइड्स ने ये कहा है कि ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा और जिसमें मीडिया भी होगा, थिंक टैंक इंटरेक्शन भी होगा, सभी चीज़। तो इससे दिखता है कि चाइना का जो एटीट्यूड है रिसेंट टाइम में वो बहुत ही सॉफ्ट है भारत के प्रति, इससे तो कम से कम दिखता है। समझ गए ना? हाँ, तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये समय जो है सस्पिशन का नहीं है, हाँ, ये समय लड़ने का नहीं है, दोनों मिल के काम करें। आगे देखो, इज देयर एनी फंडामेंटल शिफ्ट इन द चाइनाज अप्रोच टूवर्ड्स इंडिया। क्योंकि ये अपने आप में फंडामेंटल शिफ्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, शुरू से ही देखा है कि चाइना का जो स्ट्रैटेजी रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC क्या है, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लगता है हमारा, और LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लगता है तुम्हारा चाइना के साथ बाउंड्री, करेक्ट, राइट फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मैकमोहन लाइन जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझना होगा कि चाइना जो है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक्स, थोड़ा लैंड ले लिए फिर आगे आगे, थोड़ा लैंड ले लिए फिर आगे आगे, वो करते करते हमारा काफ़ी एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो LAC है ना ही प्रॉपर डिलिनेटेड है, यानी कि ऑन द पेपर में भी ठीक से मार्किंग नहीं है, और ना ही प्रॉपर डिमार्केटेड है, ना ही ऑन द फील्ड बहुत अच्छे से मार्किंग है। तो इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है चाइनीज़ लोग। बात समझ गए? तो देखो यहाँ पे लिखा गया, देयर इज़ नो डेफिनेट रोड मैप टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। और सबसे बड़ा जो इशू है चाइना के साथ भारत का, वो बॉर्डर इशू ही है। कारण क्या है, प्रॉपर ना ही डिमार्केटेड है ना ही डिलिनेटेड है। समझ गए? तो कंसर्न भी है, देखो इस बार कितना ज़्यादा है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, और मात्र अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल और जो तिब्बत रीजन का जो बाउंड्री है मात्र 30 किलोमीटर दूर है वो, और दुनिया का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।
तो लोअर राइबेरियन स्टेट में क्या उसका असर होगा? बिना चाइना ये संज्ञान लिए हुए, बिना चाइना इस चीज़ का कंसर्न किए हुए वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जानते हो कि वो 5th ईयर प्लान में उसका आता ही है प्रोजेक्ट, ये भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्वादर से लेकर हम्बनटोटा तक, ग्वादर पोर्ट बनाया ना चाइनीज़ ने, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है ग्वादर पोर्ट। अब ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए हमने चबहार पोर्ट बनाना शुरू किया ईरान में। तो ग्वादर पोर्ट से लेकर हम्बनटोटा पोर्ट तक, श्रीलंका तक, वहाँ पे तुमको चाइनीज़ मिलिट्री का वो वेसल्स दिखेगा, यानी कि पूरी तरीके से नेवी लोग पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। किस चीज़ के नाम पे कर रहा है? बोल रहा है कि ये रिसर्च वेसल्स। तो अब रिसर्च के नाम पे नेवी को पूरी तरीके से नेवी उसका क्या कर रहा है? इंडियन ओशन रीजन में पेट्रोलिंग कर रहा है, तो इंडिया के लिए पैलेटेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि रिसेंट टाइम में देखो ट्रेड डिफिसिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है स्टूडेंट। अब देखो लगातार ट्रेड डिफिसिट बढ़ते चला जा रहा है। अभी देखो रिकॉर्ड एवर $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है जी, यानी कि इंडिया घाटे में है। इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं चाइना रोकता है। इंडिया की तरफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में, वहाँ पे वो नॉन टैरिफ बैरियर लगा के ना, नॉन टैरिफ बैरियर समझते हो ना, जिसको कोटा कहते हैं, कि 100 सामान बेचना है तो वो कहेगा कि 100 नहीं 85 लाओ, डेट्स कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर लगा के चाइना के मार्केट में हमको तो मिल ही नहीं रहा है वो स्पेस इंडियन प्रोडक्ट्स को, बट चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है वो लगातार भारत में आ रहा है। यही कारण है कि $100 बिलियन का डिफिसिट हो गया है जी। दूसरी बात ये कि बहुत सारे एसेंशियल आइटम है जहाँ पे इंडिया को डिपेंड होना ही होगा चाइना पे। जैसे एग्जांपल देखो API, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है, इसको बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, उसमें तो नहीं चाह के भी हमको डिपेंड होना होगा। और दूसरी बात है सोलर पैनल्स, इसमें नहीं चाह के भी हमको डिपेंड होना होगा। समझ गए ना? हाँ, अब तुम देखो, चलो ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड चाइना का। क्या बोल रहा है चाइना कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, मीडिया हाउस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, अच्छी बात है ना, लोग जाएंगे, वीज़ा मिलेगा, फ्लाइट फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। बट हमने 2017 का डोकलान भी देखा था, डोकलान ट्रीटी भी देखा था, और डोकलान के बाद क्या हुआ? फिर से गालवन क्लैश हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही तुम ये सॉफ्ट एटीट्यूड से चाइना पे बिलीव नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट भारत के लिए है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है पहले वो रिजॉल्व हो। हमारे लिए सबसे बड़ा जो मेन विषय है कि हमें बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वो पहले उसका है ना, हाँ, हल हो, उसका पहले सोल्यूशन मिले हमें। आगे देखो, हाँ, जानते हो कि इसमें वही लिखा गया कि सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, हाँ, चाइनीज यूज़ कर रहा है ना, कुछ एरिया ले लेता है। और जानते हो कि बॉर्डर एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में देखोगे तो जियोकॉन्ग विलेज बना के रखा है वो, और ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो इंडियन साइड जो लोग होंगे उसको लुभा सके, अट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए भी हम लोग भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। हाँ, लुक एट द डेवलपमेंट इन टेक सेक्टर। टेक सेक्टर में देखो, इसमें कोई शक नहीं है, टेक सेक्टर में चाइना सबसे आगे है। इंडिया से तो आगे, अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है ना। वेस्टर्न कंट्री अभी तक बोल रहा था कि हमारा चैट GPT, हमारा NVIDIA, दुनिया भर का चीज़ बोल रहा था ना। जैसे डीपसीक को मान्यता मिला वर्ल्ड में, पिछले महीना बच्चे लोग, पिछले महीना डीपसीक जो AI रिलेटेड तुम्हारा ऐप है वो सबसे अधिक डाउनलोड किया गया एप्पल के स्टोर से। एप्पल जो आता है ना, एप्पल मोबाइल फ़ोन है ना, वो तो सबको पीछे कर दिया। और एक बार में जो NVIDIA का जो शेयर गिरा है, अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि इतना ज़्यादा किसी का शेयर नहीं गिरा है। लगभग $500 बिलियन का एक दिन में धक्का लगा है। किसको? NVIDIA को। और ये अभी अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी इन लोगों को लग क्या रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर दिया NVIDIA को या इस तरह कंपनी को कि तुम अपना जो भी टेक्नोलॉजी है शेयर नहीं करना है चाइना को, तो ठीक है, बीच में रोक दिया। मत चाइना देखो इन्फेरियर क्वालिटी का चिप को यूज़ करके, और उसने चैट GPT को कम्पीट कर दिया। और चैट GPT बनाने में बहुत पैसा लगा, बट जो चाइना ने डीपसीक जो बनाया है उसमें बहुत कम पैसा लगा है। समझ गए? तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, देखो वही एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट किया गया है। देखो कि देख सकते हो कि डीपसीक AI, हाँ, अब तो अमेरिकन रिस्ट्रिक्शन जो लगाया था उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ जी। अभी देखो गेम चेंजर, क्योंकि अभी जो कंट्री AI में अच्छा काम करेगा वो कंट्री सबसे आगे निकल जाएगा। समझ गए ना? और चाइना ने ये करके दिखाया है। दूसरी बात ये है
कि अभी जानते हो कि इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुत बन रहे हैं। रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि 1600 से भी अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में बना है। ठीक है, अभी कह सकते हो 2000 के आसपास होगा, मे भी यही आंकड़ा होना चाहिए। तो चाइना जानबूझ के जो हाई टेक इक्विपमेंट है हाँ उसको इंडिया को दे नहीं रहा है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, क्योंकि ये किसी तरह भी चाइना नहीं चाहता है कि वर्ल्ड का जो बड़े बड़े जो MNC सब है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो इंडिया में क्या करे, आउटसोर्सिंग करे, इंडिया में कैपेबिलिटी सेंटर बनाए, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। समझ गया ना। इफ चाइना यदि इसी तरह करते रहेगा तो इट विल हैव सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशन थ्रू द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यदि इसी तरह चाइना रिस्ट्रिक्ट करते रहे, एक तरफ तो तुमको चाइना का सॉफ्ट एटीट्यूड दिख रहा है, एक तरफ चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सब खुले, इसलिए जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट सब है, इक्विपमेंट सब है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है चाइनीज़। इफ चाइनी विन द टेक गेम ताइवान में लूज इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखो वर्ल्ड में ताइवान जो है, जानते हो ताइवान जो बगल का कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है चाइना के बगल में। हालांकि चाइना अपने वन चाइना पॉलिसी में कहता है कि ताइवान भी उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, मगर अभी जानते हो ताइवान दुनिया में जाना आता है सेमीकंडक्टर के लिए, मगर चाइनीज़ भी बहुत आगे, AI में बहुत आगे निकल गया। और अभी जो ताइवान का जो कंपनी है, अब तो इंडिया के साथ उसका बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन चलता है। समझ गया ना। जैसे एग्जांपल देखो, अभी सेमीकंडक्टर वाला जो मोदी जी जो गुजरात में जो ओपन किए, तो उसमें भी ताइवान वाला कंपनी का है ना कोलैबोरेशन है, वेरी गुड कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पे देखोगे कि वही बोला है कि चूँकि ताइवान एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस है, और यदि चाइना इसमें आगे निकल जाए तो उसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ताइवान का, वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है कि चाइना बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब उसका टाइम पीरियड खत्म हो, कब वो ताइवान को अपने अंदर ले। इसलिए जानते हो बीच बीच में धमकाते भी रहता है ताइवान को, वहाँ पे एक्सरसाइज भी करते रहता है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत ही गलत हो जाए, क्योंकि अभी भारत अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए ताइवानीज कंपनी पे बहुत डिपेंडेंट है, और यू नेवर नो कि ताइवान का आगे क्या होगा। समझ गए। और आगे देखोगे बच्चे लोग, तो जहाँ तक सवाल है चाइना और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो ऑल वेदर फ्रेंड है, हर मौसम का ही फ्रेंड है चाइना का, तो इसलिए भी हमारे लिए दिक्कत है। तो चाइना से ऑल वेदर पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, ये हमारे लिए अनकम्फर्टेबिलिटी वाला चीज़ है, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। समझे, क्योंकि हमें दोनों को ही देखना है। एट द सेम टाइम इंडिया को क्वाड में भी रहना चाहिए, क्वाड में भी रहना चाहिए, संघाई में भी रहना चाहिए। संघाई जानते हो जहाँ पे चाइना खुद एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, और क्वाड जानते हो जहाँ पे 4 कंट्री है जो कि इंडो पैसिफिक को बचाने का बात करता है। तो स्ट्रैटेजिकली बच्चों, स्ट्रैटेजिकली हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए ताकि हम चाइना को कंटेन कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हम पूरी तरीके से US के ऑर्बिट से निकल नहीं सकते हैं। यदि US के ऑर्बिट से निकल जाएंगे तो फिर हम बहुत नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि चाइनीज़ तो बहुत आगे निकल गया, इंडिया को बहुत आगे निकलना भी है अभी। और दूसरी बात है कि हमें यकीन भी दिलाना होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप चाइना और इंडिया को इक्वल फुटिंग में मत देखिए, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही नेचुरल एलाई है US का। समझ गए ना। दैट्स इट, कंप्लीटेड।